हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का ये आज का थर्ड लेक्चर है। दो लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़े थे और दूसरे लेक्चर में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है रेस्पिरेशन टॉपिक पे। किस पे? रेस्पिरेशन टॉपिक पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम रेस्पिरेशन। ठीक, चलो। तो बात करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है अर्थ पर सर्वाइवल के लिए। ठीक है, मतलब उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रही है, जो प्रोसेसेस चल रही हैं, उन प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी प्रोडक्शन का हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ही जरिया होता है, वो भी कौन सा है? रेस्पिरेशन। तो भैया रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, वही प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन। अब जो रेस्पिरेशन होता है ये दो तरीके का होता है। अभी जो एनर्जी का प्रोडक्शन है किसी चीज से किया जाएगा। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट वगैरह हो गया, इनको ब्रेक करके इनसे क्या प्रोड्यूस की जाएगी? एनर्जी की जाएगी। मतलब इन्हीं कंपोनेंट का क्या करना है? रेस्पिरेशन करना है। क्या करना है? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन करके हम क्या करेंगे? एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कुछ सबस्ट्रेट्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कुछ रॉ मटेरियल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो रॉ मटेरियल जैसे या तो ग्लूकोज हो गया, या तो प्रोटीन हो गया, या तो क्या हो गया? फैट हो गया। ये रॉ मटेरियल हैं किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। जैसे हम लेकर चलते हैं ग्लूकोज को। किसको लेकर चलते हैं? ग्लूकोज को। क्योंकि जो बॉडी है ज्यादा प्रेफरेंस किसको देती है? ग्लूकोज को। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट अवेलेबल है तो सबसे पहले ब्रेकडाउन किसका करेगी हमारी बॉडी? ग्लूकोज का। तो हम बात करते हैं जैसे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन दो तरीके से हो सकता है मेनली। पहला ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दूसरा ऑक्सीजन के एब्सेंस में। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होगा तो वो अलग तरीके से होगा, वो अलग टाइप का रेस्पिरेशन है। जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये अलग टाइप का क्या है? रेस्पिरेशन है। तो ऑन द बेसिस कि जो ग्लूकोज है या जो सबस्ट्रेट्स हैं, जो रॉ मटेरियल हैं, उनका ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया गया कि एब्सेंस में किया गया, इसके बेसिस पे रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन किया जाएगा, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेकडाउन किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो रेस्पिरेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, वो कहलाता है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन दो तरीके का, पहला एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जाए रॉ मटेरियल्स का तो एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर एब्सेंस में ब्रेक किया जाए तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। भैया बेटर कौन सा वाला होता है, एरोबिक या एनारोबिक? तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि एरोबिक और एनारोबिक में कौन सा बेस्ट होने वाला है। ठीक है, और देखो लिखा क्या है यहां पे। जैसे क्या बोला गया है, द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन द सेल। ठीक है, यूज्ड इन द सेल मतलब क्या होने वाला है? एसिमिलेशन होने वाला है। क्या होने वाला है? एसिमिलेशन। अगर याद हो होलोजोइक न्यूट्रिशन में फोर्थ स्टेप कौन सा था? एसिमिलेशन होने वाला। ठीक है, तो यहां पर एसिमिलेशन में क्या होगा? यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो वही तो यूज इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं अब इनको ब्रेक करके इनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, और वो जो एनर्जी होगी वो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस में क्या होगी? यूटिलाइज होने वाली है। समझ में आया? और यही ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस है यही कहलाती है रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। समझ में आया? ठीक, चलो
अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज, ठीक है, मतलब ये जो ब्रेकडाउन है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से ये ब्रेकडाउन हो सकता है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनका ब्रेकडाउन करते हैं, उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेकडाउन करते हैं, तो उनमें क्या बोलेंगे हम, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। और देखो, सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसे हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, तो उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। फिर सम अदर यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, पर अगर ऑक्सीजन का वहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब में भी ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, तो उसे बोला जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इतनी बात समझ में आई। अगर रेस्पिरेशन को हम डिफाइन करें तो रेस्पिरेशन क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच लिविंग organisms produce energy, ठीक है, is called respiration, ठीक है। इसको और ज्यादा हम लिख सकते हैं, the process by which living organism produce energy either by use of oxygen or without use of oxygen is called respiration, ठीक। अब रेस्पिरेशन कितने तरीके का, दो तरीके का, ठीक है। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन सा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, डिफरेंस। यहां पर क्या होगा, ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ O2। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ब्रेकडाउन है सब्सटेंसेस का वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, जबकि एरोबिक में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ जाना पूरा ब्रेकडाउन, ठीक है। तो यहां पर जो ब्रेकडाउन है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यहां पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है। इसके अलावा यहां पर इनकंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, इनकंप्लीट ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस। और यहां पर कैसा ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस, ठीक है। इसके अलावा एक डिफरेंस और लिख सकते हैं, अगर यहां पर इनकंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, अगर यहां पर इनकंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो जो सबस्ट्रेट होगा उसके अंदर जितनी एनर्जी होगी पूरी की पूरी प्रोड्यूस नहीं होगी। समझ में आया, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर जितनी एनर्जी है वो तो तभी प्रोड्यूस होगी ना जब उसको कंप्लीटली हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अगर ग्लूकोज को हम कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर रहे हैं तो इसके अंदर जितनी एनर्जी है पूरी की पूरी प्रोड्यूस हो पाएगी क्या, नहीं होगी। तो अगर इसका इनकंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे तो कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे तो एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। समझ में आया, ठीक है। तो यहां पर इनकंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, इसका मतलब यहां पर एनर्जी कम प्रोड्यूस होने वाली है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। जो भी सबस्ट्रेट लिया गया, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे इसके अलावा ग्लूकोज वगैरह का ब्रेकडाउन हो, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो सबस्ट्रेट के अंदर जितनी एनर्जी है पूरी की पूरी वहां पे क्या होगी, रिलीज होगी, मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। कॉमन सी सेंस है, ठीक है। आओ देखो, तो इनकंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो यहां पर लेस एनर्जी
इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जबकि यहां पर मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एनारोबिक में कम रिलीज होगी। यहां पे कंप्लीट ब्रेकडाउन, यहां पे इनकंप्लीट ब्रेकडाउन, यहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस और यहां पर ऑक्सीजन का एब्सेंस। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हमें देखना है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो यहां पर अब हम एक सबस्ट्रेट यूज करने वाले हैं, कौन सा? ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक करके अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा तरीके हैं जिसमें हम ग्लूकोज को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो हम देखेंगे क्या, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ठीक है। हमने ग्लूकोज ले लिया, सबसे पहले इसका ब्रेकडाउन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ग्लूकोज को सबसे पहले ब्रेक डाउन किया जाएगा, या ग्लूकोज का सबसे पहले ब्रेक डाउन किया जाएगा साइटोप्लाज्म में। जब ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन किया जाएगा, ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन की यूज नहीं होती है, ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं होता है। विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यहां पर ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये फॉर्म करता है पाइरुवेट। क्या फॉर्म करता है? पाइरुवेट, या इसी को बोलते हैं पाइरुविक एसिड। तो ग्लूकोज का सबसे पहले ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में। जब साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है तो ये फॉर्म क्या करता है? पाइरुवेट फॉर्म करता है, या इसी को बोला जाता है पाइरुविक एसिड। और यहां पर थोड़े अमाउंट में रिलीज होती है एनर्जी, तो प्लस लिख सकते हैं क्या यहां पे एनर्जी? समझ में आया? और ये वाली जो प्रोसेस होती है ये एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस पे क्या होती है? कॉमन होती है। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ये जो पहली स्टेप है दोनों में कॉमन है। ये क्या है? दोनों में कॉमन है। तो क्या लिख सकते हैं? क्या कॉमन स्टेप, कॉमन स्टेप in both aerobic as well as anaerobic respiration, ठीक है। ये कॉमन स्टेप होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ये ठीक है। तो पूछ लिया जाएगा कौन सा कॉमन स्टेप होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और वो प्रोसेस होती कहां पर है? तो प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, जिसमें ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? पाइरुवेट में। और यहां पर ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। इतनी बात समझ में आई? चलो, अब ये जो पाइरुवेट है इसका फ्यूचर क्या होगा, मतलब इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा? अब ये डिपेंड करता है कि इसको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की वहां पर प्रेजेंस ली गई कि नहीं ली गई। मतलब इसका ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो अलग तरीके से ब्रेक होगा, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो इसका ब्रेकडाउन अलग तरीके से होने वाला है। तो इस पाइरुवेट का फ्यूचर, आगे का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस पे, ठीक है। चलो, अब हमारे यहां एनसीईआरटी में 3 तरीके से ब्रेकडाउन है। कितने तरीके से ब्रेकडाउन? 3 तरीके से।
पहला है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और वहां पर ले लिया गया ईस्ट। ठीक, जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ और वहां पर ईस्ट है, ठीक है, तो ये जो पायरुवेट है ये फॉर्म करता है इथेनॉल। क्या फॉर्म करेगा? इथेनॉल। इसके अलावा यहां पर बाहर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा और क्या रिलीज होगा? यहां पर थोड़े अमाउंट में रिलीज होगी एनर्जी, थोड़े अमाउंट में रिलीज होगी। तो जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ है, ईस्ट की प्रेजेंस में, तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और क्या फॉर्म होगा? एनर्जी फॉर्म होगी। क्या भैया एनर्जी ज्यादा होगी? क्या एनर्जी ज्यादा नहीं होगी, थोड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है, अगर इस पायरुवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की कमी पे हुआ, ठीक है, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक का मतलब यहां पे क्या होगा? कमी, ठीक है। अगर पायरुवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की कमी में हुआ, कहां पर? मसल सेल में, इन मसल। तो यहां पर जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट किया जाएगा लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? लैक्टिक एसिड में। और यहां पर भी रिलीज होगी थोड़े अमाउंट में क्या? एनर्जी। क्या रिलीज होगी? थोड़े अमाउंट में एनर्जी। समझ में आया? अब लास्ट है, अगर इस पायरुवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर इसका ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तब ये प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में, इन माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये जो पायरुवेट है इसको भेजा कहां पर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाएगा। कहां पर भेजा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा गया है तो इसका ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा ही होगा। अगर पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया गया मतलब इसका फर्दर ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला है। और अगर पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ तो यह कंप्लीट ब्रेकडाउन माना जाएगा। यह कंप्लीट ब्रेकडाउन यहां पर होगा। क्या होगा? इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। और जब पायरुवेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तब वहां पर फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा वाटर, और वहां पर लार्ज अमाउंट में क्या रिलीज होने वाली है? एनर्जी। क्या रिलीज होने वाली है? लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होने वाली है। इतनी बात समझ में आई? तो यार ये जो पायरुवेट है जब ये फॉर्म हुआ तो यहां पर ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब जब ग्लूकोज ब्रेक किया गया पायरुवेट में, यहां पर ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऑक्सीजन हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का कोई यूज है ही नहीं। तो ये प्रोसेस तो ऑक्सीजन के बिना भी चल जाएगी। इसका मतलब ये प्रोसेस जो होती है एरोबिक और एनारोबिक दोनों में क्या होती है? कॉमन होती है। और ये जो प्रोसेस होती है कहां पर होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। अब इसके बाद जो पायरुवेट है इसका फ्यूचर क्या होगा, मतलब इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा, यह डिपेंड करता है कि इसका जो फर्दर ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ है। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो इनकंप्लीट ब्रेकडाउन है, एक में इथेनॉल बनेगा और एक में लैक्टिक एसिड। और अगर इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, और ये कंप्लीट ब्रेकडाउन कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो भैया ये सारी प्रोसेसेस कहां पर होती हैं? ये साइटोप्लाज्म में ही होंगी।
ये जो प्रोसेस है कहां पर हो जाएगी, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। टेक्स प्लेस दिस स्टेप टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो ये वाली जो स्टेप है कहां पर हो जाएगी, साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी, साइटोप्लाज्म में। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर जो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई है, क्या भैया पूरी की पूरी एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेगी क्या, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या इसको यूटिलाइज कर लेगी क्या, नहीं कर पाएगी। यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है, पाइरुवेट के अंदर जितनी भी एनर्जी है, जितनी रिलीज होती है, पूरी की पूरी एटीपी के फॉर्म में स्टोर नहीं हो पाती है। इसमें से कुछ एनर्जी है जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगी, बाकी हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई, जो एनर्जी रिलीज हुई है, अब ये एनर्जी कन्वर्ट किस में कर दी जाएगी, एटीपी में। अब ये होगा कैसे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इस एनर्जी का यूज करके ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये जोड़ दिया जाता है किसमें, एडीपी में। तो क्या फॉर्म होगा, एटीपी, और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। और एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो यहां पे 2 फॉस्फेट हैं, यहां पे कितने फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। तो ये तीसरा वाला फॉस्फेट जोड़ते कैसे हैं, इस एनर्जी का यूज करके। समझ में आया। तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है, क्या पूरी की पूरी एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, क्या पूरी की पूरी एटीपी के फॉर्म में स्टोर नहीं होती है। कुछ एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में भी लॉस होती है। समझ में आया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यार ये तो हो गया किसका, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अब यार ये जो लैक्टिक एसिड है, याद रखना कितने कार्बन का होता है, सबका कार्बन याद रखना। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है। इथेनॉल जो है ये 2 कार्बन का होता है, और जो पाइरुवेट है ये 3 कार्बन का होता है। और ग्लूकोज तो पता ही है 6 कार्बन का। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पाइरुवेट जो है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, इथेनॉल 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। इथेनॉल तो आगे हम पढ़ेंगे। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2OH, ठीक है। ये इथेनॉल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखो कितने कार्बन है, 1 2, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो कार्बन भी याद रखना, इथेनॉल में 2 कार्बन, लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन, 3 कार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां पे समझ में ही आ रहा है 1 कार्बन है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत है। अब यार जब मसल सेल में पाइरुवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की कमी में होगा और उस समय लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, तो ये लैक्टिक एसिड मसल सेल में एक्यूमुलेट होता है। तो क्या लिख सकते हैं यहां पे, दी लैक्टिक एसिड formed during anaerobic respiration of pyruvate accumulates in the muscle cells and cause cramp, which is painful। समझ में आया। मतलब जो लैक्टिक एसिड मसल सेल में फॉर्म हुआ है ड्यूरिंग एनाएरोबिक प्रोसेस, वो क्या होगा, मसल सेल में एक्यूमुलेट होगा। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होगा,
ठीक है, जिसके कारण मसल सेल में क्या होगा, क्रैम्प होगा। ठीक है, और ये होता कब है, दिस occurs during extensive exercise। ठीक है, जब कभी आप जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, मान लो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, और किसी दिन मेरा मूड हो जाए एक्सरसाइज करने का कि भैया अब हमें भी क्या बनानी है, बॉडी सॉडी बनानी है। ठीक है, हमें भी क्या बनानी, बॉडी सॉडी बनानी है। किसी दिन हमारा मूड हो जाए और हम एक ही दिन में क्या सोचें कि हम पूरी बॉडी बना लेंगे, तो आपको क्या लगता है ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिए, जरूरत से ज्यादा क्या कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, तो क्या वहां पे क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसके कारण लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड बनने के कारण क्या होगा, क्रैम्प कॉज होगा। वहां पे क्या कॉज होने वाला है, क्रैम्प कॉज होने वाला है। ये सबको होता है। ठीक है भैया, सबको शौक है आजकल क्या बनाने का, बॉडी बनाने का, जिम वगैरह में। ठीक है, तो पहले पहले दिन ही जाते हैं, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या ऐसे करना चाहिए क्या? नहीं, धीरे धीरे हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज का टाइम बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अचानक से नहीं कि भैया आज हमें क्या करना है, अब हमें फिट होना है तो आज ही हम पूरी एक्सरसाइज कर लें, ऐसा करने पर यही होगा। समझ में आया? ठीक, चल अब आगे बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, क्या बात करते हैं हम, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की। जो एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। अब यार एनिमल्स जो होते हैं कुछ पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पे रहते हैं। अब ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं, जो जमीन पे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो एक्वेटिक एनिमल में तरीका अलग होगा ऑक्सीजन लेने का और ऑक्सीजन छोड़ने का, और जबकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में तरीका अलग होगा ऑक्सीजन लेने का, ऑक्सीजन छोड़ने का। मतलब हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म, रेस्पिरेशन नहीं, मेनली ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। टॉपिक तो दिया गया है रेस्पिरेशन, लेकिन हम पढ़ने क्या वाले हैं, ब्रीदिंग। क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रीदिंग। ठीक है, तो बेस्ट होगा बोलो आप, ब्रीदिंग इन एनिमल्स। ठीक है, मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो ब्रीदिंग कैसे करते हैं, तो भैया जो एनिमल्स हैं वो ब्रीदिंग कैसे करेंगे, ये तो डिपेंड करेगा कि उनका हैबिटाट कैसा है। तो हैबिटाट के बेसिस पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन होता है। जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन या बोलो ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए। इसके अलावा जो जमीन पे रहते हैं, कुछ होते हैं जमीन पे रहने वाले जो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं, जैसे अर्थवर्म, जैसे फ्रॉग। इसके अलावा जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर नॉस्ट्रिल होती है, लंग्स होते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए। समझ में आया? तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्या होगा, या बोलो अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीका होगा ब्रीदिंग के लिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फिशेस, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे फिशेस, जो फिशेस होती हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, और गिल्स की मदद से वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो जैसे उनका ये माउथ है, मान के चलो उनका ये क्या है, माउथ है। ठीक है, अब इस माउथ, इधर ये माउथ है, इधर साइड में उनके गिल्स रहती हैं। क्या रहती हैं, गिल्स, ऐसे कट्स रहते हैं। कभी देखना फिशेस की साइड्स में क्या रहती हैं, कट्स रहती हैं, और वही कट्स क्या होती हैं, गिल्स होती हैं। क्या होते हैं, गिल्स। अब ये फिशेस करती क्या है, माउथ से पानी लेती हैं और गिल्स पे पास करती हैं। माउथ से पानी लेंगी और गिल्स पे पास करेंगी। अब इस वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है। इस वाटर में क्या होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन। इसका मतलब है जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर में, जब इसको पास किया जाएगा गिल्स पे, तो वहां पर गैसेस का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। क्योंकि गिल्स के पास नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। गिल्स के पास क्या होता है, नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, और कैपिलरीज से ब्लड पास हो रहा है। तो जब यहां पे पानी पास किया गया गिल्स के पास, तो गैसेस का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया वाटर के बीच में और कैपिलरीज के बीच में। मतलब कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन ज्यादा थी
सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो ज्यादा थी वो वाटर में आ गया, और वाटर से ऑक्सीजन किस में चला गया, ब्लड कैपिलरीज में चला गया। इतनी बात समझ में आई। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे फिशेस, इनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं। ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए ये वाटर गिल्स पे पास करते हैं और वहां पर गैसेस का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, क्लास 9 पे ही पढ़ा था। मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, movement of any substance from their higher concentration to their lower concentration without the use of energy is called simple diffusion। मतलब बिना एनर्जी का यूज करके हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे किसी सब्सटेंस को मूव कराना डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। तो यहां पर जो गैसेस का आदान प्रदान हुआ, आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज हुआ कैपिलरीज के बीच में और यहां पर वाटर के बीच में, जब उसको गिल से पास किया गया तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू हुआ है, अगर ये पूछ लिया जाएगा तो याद रखना सिंपल डिफ्यूजन है। नॉर्मली आप डिफ्यूजन भी बोल सकते हो। और एक चीज याद रखो यार, गैसेस का एक्सचेंज कहीं पर भी पूछे, गैसेस का एक्सचेंज कहीं पर भी पूछे, आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में कहीं पर भी पूछे गैसेस का एक्सचेंज कौन सी प्रोसेस से हो रहा है, आंख बंद करके मार देना, सिंपल डिफ्यूजन, कभी गलत नहीं होगा। समझ में आया, पक्का। चलो आ जाओ, देखो इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम लोग में क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। हमारे अंदर पूरा एक सिस्टम होता है, ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए क्या होता है, पूरा सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग अलग पार्ट आते हैं जो ब्रीदिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। समझ में आया, ठीक। चलो आ जाओ, देखो जरा, एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स। एनिमल्स ने अलग अलग ऑर्गन क्या किया, इवॉल्व किया फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब जो एनिमल्स हैं इन्होंने अपने अंदर अलग अलग प्रोसेसेस इवॉल्व किया जिससे वो ऑक्सीजन को क्या कर सके, अंदर ले सके। ठीक है, एंड गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। गेटिंग रीड ऑफ मतलब बाहर करना, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही बॉडी में उनको बाहर करना और ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए एनिमल्स ने अलग अलग मैकेनिज्म क्या किया है, डेवलप किया है। ठीक है, और देखो अब नेक्स्ट है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है भैया, जो जमीन पे रहेगा क्या वो पानी मतलब सांस लेने पानी में जाएगा? भैया हम यहाँ पे जमीन पे रहते हैं, हम सांस लेने पानी में जाएंगे? नहीं भैया, सिंपल सी बात है। और जो पानी में रहते हैं क्या सांस लेने बाहर आएंगे? नहीं, मेनली कुछ होते हैं, लेकिन जैसे आप पढ़ोगे क्लास 11th में, वेल वगैरह हो गई, डॉल्फिन्स हो गई, वो सरफेसेस पे आती, वाटर के सरफेस पे, लेकिन वाटर से बाहर नहीं आती है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करती है, उनमें अलग मैकेनिज्म होती है। ठीक है, चलो देखो जरा, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, बट एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। तो जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज करेंगे जो वाटर में होती है, जबकि जो जमीन पे रहने वाले हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करेंगे। अब हमें ये बताओ, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है कि वाटर में ज्यादा है? तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल कहीं ज्यादा है, किसकी तुलना में? वाटर की तुलना में। समझ में आया? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कहीं ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है किसकी तुलना में? अगर वाटर की तुलना में देखा जाए तो। इसका मतलब वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की तुलना में क्या है? कम है। तो क्या जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कम ऑक्सीजन चाहिए? नहीं, तो उनको तो ऑक्सीजन उनको भी चाहिए। तो भैया ऑक्सीजन लेते कैसे हैं? वो ब्रीदिंग रेट बढ़ा देते हैं अपना। उनके अंदर जो ब्रीदिंग रेट होता है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की तुलना में ज्यादा होता है। तो याद रखना, वो एनिमल्स जो पानी में पाए जाते हैं उनके अंदर ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वो एनिमल्स जो जमीन पे पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनको डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज करना पड़ता है जिसका लेवल कम है इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेयर। तो यहां पर ऐसा रीजन भी आ सकता है इस टॉपिक से, या रीजन टाइप का क्वेश्चन आ सकता है
कि एक्वेटिक एनिमल्स में ब्रीदिंग रेट हाई होता है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। व्हाई? तो क्या बोलोगे? बिकॉज dissolved oxygen in water is less in comparison to the atmosphere. That's why the rate of breathing in aquatic organism is higher in comparison to the terrestrial animals. समझ में आया? मतलब हम लोगों से ज्यादा ब्रीदिंग रेट फिशेस का होता है। जैसे ब्रीदिंग रेट कहने का मतलब कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस ले रहे हैं। ब्रीदिंग रेट मतलब 1 मिनट में कोई कितनी बार सांस ले रहा है, उसका वो क्या होता है? ब्रीदिंग रेट होता है। तो हम लोगों से ब्रीदिंग रेट ज्यादा किस में होता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। रीजन अगर वो पूछ लिया फिर से, तो उनमें डिसॉल्व ऑक्सीजन कम और यहां पर ऑक्सीजन का लेवल क्या है? ज्यादा है। ठीक, आ जाओ देखो जरा। सिंस अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो एज कंपेयर टू द एयर, ठीक है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज मच फास्टर इन एक्वेटिक एनिमल्स एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। मतलब ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ज्यादा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की तुलना में। क्यों? क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम होता है टेरेस्ट्रियल की तुलना में या एटमॉस्फेयर की तुलना। ठीक, चलो नेक्स्ट है फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। ठीक है, ये तो बता ही दिया कि जो फिशेस होती हैं वो वाटर लेती हैं माउथ के थ्रू एंड पास इट टू द गिल्स, और उसको किस पे पास करेंगी? गिल्स पे पास करेंगी। हमने बताया नहीं तो जैसे मान लो माउथ है ऐसे, तो इधर से पानी लिए गिल्स पे पास कर दिए और गिल्स पे गैसेस का क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड पास इट टू द गिल्स वेयर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। जहां पर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में क्या कर ली जाती है? एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। इतनी बात समझ में आई? पक्का? चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जिसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो बहुत लंबा लेक्चर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।